हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। ज्योमेट्री में त्रिभुज के कोणों पर आधारित जो भी सवाल थे उसका सॉल्यूशन मैंने आपको करा दिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं त्रिभुज की सर्वांग समता और समरूपता, यानी कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला स्लाइड है, इसमें कह रहा है सर्वांगसम आकृतियां यानी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ये क्या होता है? जब दो आकृतियां एक ही आकार और आकृति का होता है तो वो दोनों सर्वांगसम कहलाते हैं, यानी सेम साइज और सेम शेप होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो ट्राइंगल है और दोनों दिखने में एक जैसा लग रहा है। ठीक है, इनका माप नहीं दे रखा। आप मान सकते हैं कि अगर ये ट्रायंगल की माप 7 सेंटीमीटर, ये भुजा 8 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर है, अगर ये दोनों सर्वांगसम है तो इनका भी माप यही होना चाहिए। ठीक है, 7, 8, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तब जाके ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम होगी। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ दो आयत दिख रहा है। अगर ये दोनों आयत सर्वांगसम है तो इनकी लंबाई और चौड़ाई दोनों के इक्वल होंगे। अगर इसका लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो इस आयत का भी लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तब जाके ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम कहलाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सर्वांगसम फिगर्स क्या होते हैं। आगे अब है त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए क्राइटेरिया। तो 4-5 क्राइटेरिया होते हैं, सबको एक एक करके देखेंगे। पहला है ट्रिपल एस। आप यहाँ पर देख सकते हैं एस 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 फॉर साइड्स, यानी कि भुजा भुजा भुजा, यानी दो त्रिभुज जिनकी भुजाओं की माप बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं दो त्रिभुज बने हैं। एक है आपका ए बी सी, जिनकी भुजाओं की माप है 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। और सेम भुजाओं की माप वाली ये दूसरी त्रिभुज है जिसका नाम है डी ई एफ। ठीक है, और देखना आपको संगत भुजा, जैसे ये 8 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है तो ए बी के संगत क्या हो गया? डी। ठीक है, दूसरा यहाँ 9 सेंटीमीटर, यहाँ भी 9, तो बी सी के संगत कौन सा हो गया? ई एफ। उसी तरह यहाँ देखिए सी ए 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, इसका नाम है एफ डी। क्रम जो है ऑर्डर यानी कि सही है। तो ए बी सी और डी एफ दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। और सर्वांगसम लिखने का ये तरीका होता है। ठीक है, दो बराबर देंगे और इस पर उल्टा एस के जैसे छोटा सा लिख देंगे, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम। ठीक है, आगे पहला है, आपको याद रखना है ट्रिपल एस, आसान है। आगे दूसरा है एस से एस, यानी कि साइड एंगल साइड। भुजा कोण भुजा, अगर दो त्रिभुज जिनकी दो भुजाओं की माप बराबर हो और उनके बीच का कोण भी बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, दो ट्रायंगल, एक है ए बी सी जिसमें ये 8 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर है और इनके बीच का कोण कितना है? 60 डिग्री। और दूसरा त्रिभुज अगर देखें, इसका नाम है डी ई एफ, तो ये 8 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है और बीच का कोण भी यहाँ 60 डिग्री दे रखा है। तो दोनों में सेम चीज़ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। ठीक है, किस क्राइटेरिया से? एस ए एस, आपको याद रखना है। इसमें दो भुजाएं बराबर है और बीच का कोण बराबर है। ठीक है, अगर ये कोण रहता तो नहीं, यहाँ पर जो क्राइटेरिया कह रहा है उसको आपको फॉलो करना है। और बी सी बराबर ई एफ, ये जो बी सी है और ई एफ ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। आगे तीसरा है ए एस ए, एंगल साइड एंगल, यानी दो त्रिभुज जिनके दो कोण बराबर हो और उनके बीच की भुजा बराबर हो, वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। जैसे आप यहाँ डायग्राम देखिए, एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें ये भुजा है 10 सेंटीमीटर और इनके एक तरफ का कोण 50 डिग्री है और दूसरी तरफ का है 60 डिग्री, तो दूसरे त्रिभुज में भी सेम क्राइटेरिया होनी चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 10 सेंटीमीटर है और यहाँ इस तरफ का कोण 50 डिग्री है और नीचे वाला कोण 60 डिग्री है, जो कि यहाँ पर भी है। तो ये जो ऑर्डर होगा ए बी सी और डी ई एफ, ये दोनों त्रिभुज लिखेंगे और दोनों क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। ठीक है, देखिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना, हो सकता है आपको डायग्राम कहीं उल्टा दे दे। मान लीजिए कि ये ऐसा है, इसको हमने ऐसे कर दिया, ये मान लीजिए एक ट्रायंगल बना दिया, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे डी ई एफ और ये जो एंगल है ई 60 डिग्री यहाँ पर आएगा
और इनकी भुजा कितनी है डी 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर और इस तरफ का कोण है 50 डिग्री। तो यहाँ पर अब इसको भूल जाइए आप। अगर भूल कर आप देखेंगे तो ए बी सी यहाँ दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है हमें एफ डी। क्या हमें ये लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी ये सर्वांगसम है त्रिभुज एफ डी ए? क्या ये लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको ऑर्डर मेंटेन करना है। ए है 50 डिग्री, तो यहाँ पर आपको देखना कौन सा एंगल 50 है, डी है। तो अगर ए से शुरू कर रहे हैं यहाँ, तो यहाँ आपको डी से शुरू करना होगा, जो कि यहाँ पर किया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे चौथा है डबल ए एस, यानी एंगल एंगल साइड। दो कोण और एक भुजा बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। जैसे यहाँ देखिए, एक त्रिभुज आपका ए बी सी, जिसमें दो कोण, एक कोण 40 डिग्री है और दूसरा 70 डिग्री है, और ये जो भुजा है इसकी माप दे रखा है 10 सेंटीमीटर। और दूसरी त्रिभुज को अगर हम लोग देखें, त्रिभुज का नाम है डी एफ, इसमें भी ये कोण 40 है और ये कोण 70 है और ये भुजा की माप 10 दिया है। तो क्राइटेरिया से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। और ऑर्डर आपको वही मेंटेन करना है, ए बी सी डी ई एफ, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है। और इसके लिए क्या है? कोण ए बराबर कोण डी है, ए बराबर डी है, ठीक है। कोण बी 70 है, यहाँ भी कोण ही 70 है, तो ये दोनों कोण इक्वल है। और इनके आगे की भुजा है बी सी बराबर ई एफ, ये दोनों भी इक्वल है। तो ये दोनों इस क्राइटेरिया से सर्वांगसम होंगे, ठीक है। हो सकता है आपको ये भुजा ना देकर ये भी दे सकता है, तो भी ये दोनों क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। अगर ये देगा तो ये नहीं देगा, तो भी आप समझ सकते हैं कि ये दोनों सर्वांगसम है। क्लियर है? आगे पांचवा है आर एच एस, आर फॉर राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेनस, एस फॉर साइड। यानी जब दो समकोण त्रिभुज, अगर दो समकोण त्रिभुज है तो उसमें राइट एंगल तो होंगे ही 90 डिग्री के कोण, इसके अलावा इनके कर्ण इक्वल होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। इसके अलावा बचे दो भुजाएं, कौन सब? एक परपेंडिकुलर, एक बेस, यानी आधार और लंब। इन दोनों में से कोई एक दोनों त्रिभुज में इक्वल होनी चाहिए, तब जाके दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं कि ये त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें ये बी कोण जो है 90 डिग्री दे रखा है और कर्ण की लंबाई 10 है और आधार 8 है। उसी तरह से यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल है डी एफ, जिसमें कोण ई 90 डिग्री है, कर्ण 10 है और आधार 8 सेंटीमीटर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों सर्वांगसम होंगे। किस क्राइटेरिया से? आर एच एस क्राइटेरिया से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है ऑर्डर में, ए बी सी का ऑर्डर क्या होगा? डी एफ, जैसे यहाँ पर है उसी तरह यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर ये सोचिए कि ये ना दे के आपको परपेंडिकुलर दे देता। अगर ये 10 है, ये 8 है, तो परपेंडिकुलर इसका 6 होना चाहिए, इसका भी 6। तो आप देख सकते हैं फिर भी ये आर एच एस क्राइटेरिया से दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर दूसरी भुजा यहाँ बराबर है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। इस पर डायरेक्ट सवाल बने हैं इस बार जो हाल फिलहाल में रेलवेज़ के एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। आगे तो ये पांचों को एक साथ मैंने लिख दिया है, आप रिवीजन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आगे इसके बाद है त्रिभुजों की समरूपता, यानी सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। देखिए, इससे पहले त्रिभुजों की सर्वांग समता के टोटल 5 क्राइटेरिया मैंने आपको एक एक करके बताया। अब आपको ध्यान से देखना है त्रिभुजों की समरूपता के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। पहले तो ये समझिए कि दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनके क्या कंडीशन होते हैं जनरली। तो ये अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होनी चाहिए, या फिर उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए, ठीक है। तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। जैसे आप ये दोनों डायग्राम को देखिए, इसमें एक त्रिभुज है पी क्यू आर, अगर इसके कोण देखें तो 40 है, 70 है, 70 है। और दूसरा ट्राइंगल देखें तो एल एम एन, इसमें भी 40, 70, 70 है। क्या आप ऑर्डर देख सकते हैं? यहाँ देखिए, ये 40 है ऊपर वाला, यहाँ भी ऊपर वाला 40 है, ठीक है। अगर दूसरा देखें तो ये 70 है लेफ्ट साइड, ये भी 70 है, और तीसरा 70 ये है और ये भी 70 है। अगर देखें दोनों में तो दोनों में तीनों कोण इक्वल है। अगर कोण इक्वल है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर, ऑर्डर आपको देखना है, पी 40 है, यहाँ भी 40 है, तो पी से शुरू करेंगे तो यहाँ पर एल से शुरू करना होगा। लेकिन ये दोनों कोण इन्होंने इक्वल दे रखा है, इसलिए आगे ऑर्डर को हम लोग बदल सकते हैं। एक तो ये जो यहाँ लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज एल एम एन
आप यहाँ पर एल एम एन की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एल एन एम भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोण यहाँ पर दोनों बराबर है। तो ये चीज़ है। आगे यहाँ देखिए, ये दोनों त्रिभुज में भुजाओं की माप, पहला त्रिभुज है ए बी सी, भुजा 12 है, 15 है, 10 है। दूसरा है त्रिभुज डी एफ, इसमें 6 है, 7.5 है और 5 है। इनके भुजाओं का रेशियो निकाल कर देख लीजिए। अगर रेशियो इक्वल हो गया तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। कैसे रेशियो निकालेंगे, जैसे इसका ए बी कितना है, 12 है, ठीक है, और इसका डी कितना है, 6 है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ के समरूप है। तो एक के संगत डी है, बी के संगत ई है, तो ए बी के संगत डी हो गया। तो ए बी यहाँ 12 है तो उसके संगत डी 6 है, तो वही लेंगे, ठीक है। उसके बाद बी सी ई एफ, बी सी 15 है, इसका ई एफ 7.5 है, तो 15/7.5 करेंगे। तीसरा देखिए, सी ए है, यहाँ पर एफ डी है, तो सी ए 10 है, यहाँ एफ डी 5 है, तो 10/5 होगा। अगर आप कटाएंगे तो सभी जगह 2 आएगा कटने के बाद, 2 = 2 = 2, यानी रेशियो इक्वल है, तो ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है, ठीक है। यही चीज़ आपको समझना। आगे पहला है ट्रिपल ए फॉर एंगल। तो देखने से ये पता चल रहा है कि तीनों कोण बराबर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इनके जो क्राइटेरिया है, ये क्या कर रहा है कि जब एक त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है डायग्राम और समझना है इन बातों को। जैसे इनमें कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज एल एम एन के समरूप है, और ये किस क्राइटेरिया से, ए इनके तीनों कोण क्या है, इक्वल है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। सिंपल सा चीज था यहाँ पर। आगे इसके बाद है डबल ए एंगल एंगल, यानी देखने से पता चल रहा है कि दो कोण यहाँ पर इक्वल होनी चाहिए। देखिए ट्रिपल ए के जैसा ही ये है, बस उसमें क्या था कि तीनों कोण आपको दिखाई देता है कि हाँ दिया गया है, लेकिन इसमें आपको दो कोण ही दिखाई देंगे। तीसरा कोण निकालना होगा आपको, या आप समझ सकते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि आप देखिए यहाँ 40 यहाँ 65 है, जोड़ने के बाद 105 डिग्री हो रहा है, और यहाँ भी 105 होगा। अगर तीसरा कोण हमें निकालना हो दोनों ट्रायंगल में, तो क्या करेंगे आप, 180 में 105 माइनस करेंगे तो ये आएगा 75 डिग्री, और इसमें भी माइनस करेंगे तो ये कोण कितना आएगा, 75। तो आपको निकालना यहाँ जरूरी नहीं है, दो कोण मिला तो आप समझ लीजिए कि दोनों ट्रायंगल क्या है, समरूप है। समरूप है तो ऑर्डर आपको मेंटेन करना है। यहाँ देखिए पी 40 है तो यहाँ एल 40 है, तो अगर इस ट्रायंगल को पी क्यू आर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, एल एम एन, क्योंकि 40 65, यहाँ पर भी 40 65, तीसरा लास्ट में आएगा आर और यहाँ पर एन, जो कि ऑर्डर में यहाँ पर लिखा गया है। ऑर्डर आपको मेंटेन करना है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ठीक है। आगे इसके बाद है ट्रिपल एस, यानी साइड साइड साइड, भुजा 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 क्राइटेरिया। ये देखने से ये पता चल रहा है कि अगर दो ट्रायंगल यहाँ सिमिलर हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो वो दोनों त्रिभुज सिमिलर होंगे, ठीक है। जैसे आप डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी एफ के समरूप है। अगर ये दोनों समरूप है तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और ये डायग्राम मैंने आपको पहले समझा दिया है। यहाँ देखिए रेशियो आपको मेंटेन करना है और ऑर्डर भी, ए बी सी डी एफ, तो ए बी यहाँ है तो डी लेंगे, जैसे देखिए ए बी डी लिया गया है। उसके बाद बी सी है और यहाँ पर ई एफ है, तो बी सी ई एफ है साथ में। उसके बाद सी ए और यहाँ पर एफ डी, सी ए एफ डी, तो ऑर्डर यहाँ मेंटेन है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे इसके बाद है एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड। देखने से ये पता चल रहा है कि दो त्रिभुज जिसमें दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उनके बीच का एंगल बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, ये त्रिभुज है ए बी सी, इसमें बीच वाला कोण 60 है और इसके आजू बाजू की भुजाएं हैं 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उसी तरह यहाँ पर त्रिभुज है डी ई एफ, जिसमें ये भुजा 16 है और यहाँ 18 है, बीच का कोण 60 है। तो आप देखिए 60 60 दोनों में इक्वल है एंगल। अगर एंगल इक्वल है तो आपको भुजा देखना है क्या समान अनुपात में है, तो देखिए इसका 8 है, इसका 16 है, तो ये हो गया आपका 8/16। दूसरा ये 9 है, ये 18 है, तो ये हो गया 9/18। कटाएंगे तो 1/2 यहाँ आएगा और यहाँ भी 1/2 आएगा।
1/2 1/2 इक्वल रेशियो हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा भी गया है, दो कोण बराबर है और भुजा समान अनुपात में है, तो त्रिभुज समरूप होंगे। ऑर्डर आपको मेंटेन करना है, ठीक है, ABCDF। आगे इसके बाद है थेल्स प्रमेय यानी थेल्स थ्योरम। देखिए सिमिलरिटी की टोटल 4 क्राइटेरिया मैंने आपको एक एक करके डिटेल में बताया, और कॉन्ग्रुएंसी के टोटल 5 क्राइटेरिया। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके याद रख लें। देखिए बार बार आप डायग्राम बना के अपने से डाटा लेके सोचेंगे कि इनमें कौन सा क्राइटेरिया लगा या फिर कौन सा लगने से ये सिमिलर होंगे, तो आपको चीज़ें धीरे धीरे याद हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि हाल ही में जो RRBs के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें भर भर के इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। जैसे भुजा और कोण के बारे में आपको दे दिया गया है और आपसे ऑर्डर पूछ लिया गया कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके ऑर्डर क्या होंगे, या फिर क्वेश्चन में आपको ऑर्डर दे दिया गया है और ऑप्शन में कोण भुजा के बारे में या फिर भुजा भुजा कोण के बारे में दे दिया गया है और पूछा गया कौन सा सही है। तो जो भी सवाल आए हैं वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अभी करते हैं थेल्स थ्योरम। ये क्या कहता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समानुपातिक रूप से विभाजित करती है। जैसे आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है बड़ा वाला ABC, और यहाँ पर BC के समानांतर एक खींचा गया है DE, ठीक है, और ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम के अनुसार इनके अनुपात इक्वल होंगे। कौन से अनुपात, ये जो खींचा गया है तो ये खींचने से क्या हुआ, ये जो भुजा है AB बड़ा वाला ये दो टुकड़ी में बट गया है। उसी तरह राइट साइड भी AC जो है दो टुकड़ी में बट गया है, तो इनका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। अगर ये भुजा AB A अनुपात B में बट गया है तो ये भी A अनुपात B में ही होगा। यही चीज़ है इसका मतलब। और ये जो तीसरा है D और BC, ये इसका अनुपात भी AB ही होगा, ठीक है। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दे दिया है, अगर आपको पढ़ना है तो आप देख सकते हैं। इनके भुजाओं का अनुपात इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस तरह के डायग्राम में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि कभी कभी ये ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया पूछ देता है, रेशियो, और कभी कभी ये ट्रायंगल छोटा वाला और ये जो समलम चतुर्भुज आपको दिख रहा है TECB, इसका एरिया का रेशियो पूछ देता है, ठीक है। तो सवाल बहुत आए हैं, इस पर सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कैसे होता है, लेकिन आपको थ्योरी यहाँ पर देखना है। ये मिडिल पॉइंट वाला है सिर्फ, जैसे मान लीजिए कि ये जो D है ये बराबर भाग में भुजा को बांट दिया, बराबर भाग में बांटा, इसका मतलब ये अगर 1 यूनिट है तो आपका ये DB भी 1 यूनिट होगा। तो आप छोटा वाला ट्रायंगल का देख सकते हैं कि ये 1 यूनिट का लंबाई है, लेकिन बड़ा वाला ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे तो 1 + 1 2 यूनिट इसका हो गया लंबाई, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और इनके भुजाओं का अनुपात 1:2 हुआ तो एरिया का रेशियो क्या होगा, 1:4 हो जाएगा, ठीक है। आगे आगे के स्लाइड में पूरा डिटेल है ये रेशियो वाला, वो आप देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस रेशियो में होगा। हम लोग कह सकते हैं कि ये छोटू ट्रायंगल का अगर 1 यूनिट है छोटू ट्रायंगल, तो बड़ा वाला ट्रायंगल कितना है, 4 यूनिट है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ सोचिए, छोटा ट्रायंगल तो 1 यूनिट का है, अगर हमें ये एरिया निकालना है ये समलंब का, तो क्या करना होगा, बड़ा ट्रायंगल में से छोटा का एरिया घटा देंगे, यानी 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 यूनिट आ जाएगा और रेशियो बन जाएगा 1:3 का। वही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दिया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। और एक बात यहाँ पर यह है कि ये कह रहा है कि त्रिभुज ADE जो है वो ABC का 1/4 होगा। जैसे ये जो ट्रायंगल है ADE छोटा वाला, वो बड़ा ट्रायंगल का कितना होगा, 1/4 ही होगा, यानी 25%। और ये जो समलंब है BCED, वो पूरा ट्रायंगल का कितना होगा, 3/4 होगा, यानी 75%। तो ये सब चीज़ें आपको नोट करके याद रखना है। आगे अब देखिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कौन कौन से रेशियो दोनों में इक्वल होंगे। तो पहले तो आपने देखा कि इनके भुजाओं का अनुपात तो इक्वल होंगे ही, तीनों भुजाओं का। उसके बाद H1 H2 भी बराबर होंगे, यानी इनके ऊंचाई का अनुपात भी बराबर होगा। और M1 M2 M4 मीडियन, यानी अगर इनके माध्यिका हम लोग खींच दें तो इनके माध्यिका का अनुपात भी क्या होंगे, बराबर होंगे। उसके बाद B1 B2 B4 एंगल बाइसेक्टर, यानी कोण समद्विभाजक अगर हम लोग खींच दें इसका तो उसका अनुपात भी क्या होगा, वही होगा जो भुजा का अनुपात है, अगर ये दोनों सिमिलर है।
P1 P2 P फॉर परपेंडिकुलर यानी इनके लंब का अनुपात भी बराबर होगा। R1 R2 R यहाँ पर स्मॉल है, इसका मतलब क्या, इन रेडियस। अगर जैसे मान लीजिए कि ये ट्राइंगल है आपका, इसमें आप अंदर में एक वृत्त बनाए और इसका रेडियस मान लीजिए R2 है, और इसमें एक छोटू सा वृत्त बनाए अंदर में और इसका रेडियस मान लीजिए R1 है, तो R1 R2 का रेशियो भी भुजा के अनुपात में ही होगा। वही चीज़ यहाँ पर है। उसी तरह यहाँ देखिए R1 R2 फिर से है, लेकिन ये कैपिटल में, यानी बाह्य त्रिज्या का यहाँ पर बाह्य वृत्त का बात किया गया है। अगर इस ट्रायंगल का बाह्य वृत्त खींचा जाए और इसका रेडियस अगर R1 है कैपिटल में और इसका R2 है, तो इसका रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। और लास्ट में ये देखना आपको रूट अंडर लगा है A1 और A2। इसका मतलब क्या हुआ, सबका रेशियो तो बस नॉर्मल सा है, लेकिन एरिया का जब बात आता है तो उसमें हमें लेना है स्क्वायर रूट। दोनों के क्षेत्रफल का अगर हम लोग वर्गमूल का अनुपात निकाल लें, उसी अनुपात में उसका भुजा का होगा, या फिर भुजा का हम लोग स्क्वायर कर दें, जैसे ये AB है इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें वही रेशियो मिल जाएगा जो इनका क्षेत्रफल का होगा। तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर नोट करके अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट स्लाइड था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।